सिविल्स ओनली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपकमिंग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शुरू किए गए क्रैश कोर्स का आज ही हम लोगों का तीसरा पार्ट है। और इससे पहले हम लोग 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और वो जिस किसी ने भी ना देखे हो वो उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। देखिए, हम लोगों ने अपने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप पर कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। और आगे चलकर दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि इसी स्थान पर किस तरह से आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति का उत्थान हुआ। अब आज का हमारा जो शुरुआती पॉइंट रहेगा वो उसके आगे, मतलब वैदिक संस्कृति के आगे जो महाजनपद काल था उसको भी उसी में डिस्कस कर लिया गया था। अब हम महाजनपद काल के आगे का इतिहास इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने देखा था इससे पिछले सेशन में कि आर्य सभ्यता का जो विकास हुआ था उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं। और आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के साथ यहाँ पर कृषि और व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा मिलने से किस तरह से शासक वर्ग यहाँ पे मजबूत हुआ था। और शासक वर्ग के मजबूत होने के साथ ही साथ यहाँ पर एक व्यवस्थित राज्यों का क्रम देखने को मिला था। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 16 महाजनपदों का भारतीय उपमहाद्वीप में उदय होता है। अब आज हम लोग इसी से आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के हमारे सेशन का सबसे जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर मगध साम्राज्य, मगध क्या था, एक महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक मौर्य साम्राज्य का होगा। उसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल को डिस्कस करेंगे और फिर इसके आगे गुप्त साम्राज्य को डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम लोग मौर्य काल और मौर्योत्तर काल और गुप्त काल का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो चलिए, तो प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण को 2 भागों में बांट लिया जाता है, जिसमें सबसे पहले हखामनी साम्राज्य का आक्रमण हुआ था, उसके से आगे चलकर यूनानी आक्रमण हुआ था। तो अगर हखामनी आक्रमण की बात की जाए तो देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या बनी थी। जब 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध आगे चलकर हो गया था, जिसका कारण था इसकी भौगोलिक स्थिति और यहाँ के जो शासक थे उनके शासकों की वजह से आगे चलकर मगध बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। और इसके शक्तिशाली होने के कारण आसपास के जो अन्य महाजनपद थे, मतलब सभी महाजनपदों में आपस में उत्तराधिकार मतलब संघर्ष की बना रहता था किसी न किसी रूप में। और उसी कारण क्या हुआ कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उस समय क्या थी, अव्यवस्था भी थी। क्षेत्र में किसी भी केंद्रीय सत्ता का अभाव दिखता था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे छोटे छोटे, जिसमें कंबोज, गांधार और मद्र जैसे कुछ राज्य प्रमुख थे, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की केंद्रीय सत्ता का अभाव था। और इसी समय लगभग 558 ईसा पूर्व क्या होता है, ईरान में साइरस द्वितीय द्वारा हखामनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और यही साइरस द्वितीय सबसे पहले भारत में असफल प्रयास करता है, भारत पर आक्रमण करने का असफल प्रयास करता है। और आगे चलकर क्या होता है, इसी हखामनी साम्राज्य के ही एक शासक द्वारा, जिसका नाम था दारा प्रथम या इसे डेरियस प्रथम भी कहा जाता था, इसी के द्वारा भारत पर सबसे पहली बार क्या हुआ था, सबसे पहली बार किसी विदेशी द्वारा भारत पर सफल आक्रमण किया गया था। और 516 ईस्वी में दारा प्रथम ने सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, तो सबसे पहले दारा प्रथम ने भी भारत पर सफल आक्रमण किया था और इसने 516 ईस्वी में गांधार को जीतकर इसको फारसी साम्राज्य में मिला लिया था। और ये बात दारा प्रथम के 3 अभिलेख थे, बेहिस्तून, पर्सिपोलियस और नक्शे रुस्तम। इनसे ये पता चलता है कि सर्वप्रथम सिंधु नदी के जो तटवर्ती क्षेत्र था उस तटवर्ती क्षेत्र पर इसने अपना अधिकार स्थापित किया था। और इसी साम्राज्य के एक अन्य शासक जरक्सीज ने अपनी फौज में किसको, भारतीयों को शामिल किया था। और इसके बाद क्या होता है, जरक्सीज के उत्तराधिकारी के रूप में फिर दारा प्रथम जो इसका अंतिम शासक था, इस दारा प्रथम को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा हरा दिया जाता है। और इस युद्ध को अरबेला या गौगामेला के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये लगभग 331 ईसा पूर्व हुआ था, किस किस के बीच, यूनानी शासक सिकंदर और दारा तृतीय के बीच। और इसी में दारा तृतीय की हार हो जाती है और जो ईरान का जो हकामनी साम्राज्य था इसकी पूरी तरह से क्या हो जाता है, इसका विनाश हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि आखिर इन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया क्यों था, मतलब ऐसे क्या कारण थे जिस वजह से ये लोग भारत पर आक्रमण करने की ओर क्या हुए थे, आकर्षित हुए थे।
तो इसमें सबसे पहला तो यही कारण है कि कोई भी आक्रमण क्यों करेगा, तो सबसे पहले तो आक्रमण करने की जो सबसे बड़ी परिस्थिति बनती है, यही बनती है कहीं ना कहीं वो शासक क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है। तो सबसे पहला तो यही कारण है कि ईरानी जो सम्राट थे, जो हकामनी साम्राज्य था, ये उस समय के अपने समय काल में काफ़ी शक्तिशाली था, और इसी के चलते उसने भारत पर आक्रमण करने की सोची। और दूसरा इसमें जो कारण है वो क्या था कि भारत को जो पश्चिमोत्तर जो सीमा प्रांत है उसका हमेशा से ही सामरिक और आर्थिक महत्व अधिक रहा है। हमेशा से उसको इस रूप में देखा जाता है कि जिसका भी इस क्षेत्र पे कब्जा हो जाएगा तो आगे जीत करने में, उसको आगे का जो क्षेत्र है उसको विजित करने में उसको कहीं ना कहीं काफ़ी आसानी होगी। तो इसी के लिए ये सब पॉइंट उसके आकर्षण के कारण बने। इसके साथ साथ क्या हुआ था कि जो मगध था, मगध काफ़ी उस समय काफ़ी फल फूल रहा था, और यहाँ के शासक और यहाँ की भौगोलिक स्थिति की वजह से मगध की लगातार उभरती स्थिति के कारण क्या हो रहा था कि इस क्षेत्र में तो आपस में ही महाजनपद के शासक एक दूसरे से उत्तराधिकार की लड़ाई में उलझे हुए थे, लेकिन पश्चिमोत्तर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की केंद्रीय सत्ता का अभाव था, और जिसके कारण यहाँ पे अराजक राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। तो इसके कारण भी ये लोग भारत पर आक्रमण करने के लिए आकर्षित हुए। इसके साथ साथ इनका एक ये भी उद्देश्य था कि अगर हम भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर अगर कब्जा कर लेते तो इससे हमें उत्तरापथ जो मार्ग है उस पर नियंत्रण करने की क्या मिलेगी, काफ़ी हमको उस पर नियंत्रण करने की और भी शक्ति हासिल होगी। तो इसी के चलते इन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि उस समय क्या था, व्यापार वाणिज्य को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा था, और नए नए शासक नए नए जो व्यापारिक मार्ग खोज भी रहे थे, और जो मौजूदा व्यापारिक मार्ग थे उन पर अपना अपना अधिकार क्षेत्र जमाने की कोशिश में भी लगे रहते थे। तो इसी कारण इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अब चलिए देख लेते हैं कि इनके आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, मतलब ईरानी आक्रमण के बाद भारत पर ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला है कि ईरानियों की जो अरामाइक लिपि थी उसका भी भारत में प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि जब कोई भी शासक किसी नई क्षेत्र में जाएगा तो अपना कई तरह की अपनी विशेषताएं वहाँ पे क्या कर देता है, स्थापित कर देता है। तो यहाँ पे भारत में ईरानियों को अरामाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। इसके साथ साथ ही भारत में अभिलेख उत्कीर्ण करने की, जो अभिलेख लिखे जाते थे तो अभिलेखों को उत्कीर्ण करने की प्रथा का प्रारंभ हुआ था इनके भारत पर आक्रमण करने के बाद। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ कि विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि वहाँ से क्या हुआ, समुद्री मार्ग की भी खोज हो गई थी, उससे व्यापारी जो विदेशी व्यापार था उसको भी प्रोत्साहन मिला था। और भारत में खरोष्टी लिपि का भी प्रचार हुआ था, और अशोक के अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं, है ना। और ये खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कई प्रकार के परिवर्तन भारत में देखने को मिलते हैं ईरानियों के आक्रमण के बाद, और इसके साथ साथ ही उस पर भी कहीं ना कहीं ईरानी प्रभाव देखने को मिलते हैं। और आगे चलकर भारत पर दूसरा आक्रमण यूनानियों द्वारा किया जाता है। तो देखिए 359 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक बना था, और ये कौन थे, सिकंदर के पिता थे। और इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में होने के बाद वहाँ की गद्दी पर किसको, सिकंदर को बैठाया गया था। और सिकंदर किसके शिष्य थे, अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, और आगे चलकर क्या हुआ था, लगभग 326 ईसा पूर्व में, क्योंकि जब से ये सिंहासन पर बैठा था सिकंदर, इसके बाद से ही सिकंदर ने पूर्व की ओर अपना रुख किया, और लगभग 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। और इससे पहले भी हमने देखा था कि सिकंदर ने ही जो हखामनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक दारा तृतीय था उसको गोगामेला या अरवेला के युद्ध में परास्त किया था, है ना। तो उसको परास्त करते हुए आगे चलकर ये लगभग 326 ईसा पूर्व में भारत पर इसने आक्रमण किया था। और ये खैबर दर्रा से होते हुए, जो हिंदू कुश पर्वतमाला में जो खैबर दर्रा है उससे होते हुए ये भारत में आया था। और सबसे पहले इसके सामने जब ये भारत में इसने एंटर किया था तो सबसे पहले एक तक्षशिला जगह है, तक्षशिला, उसके शासक वहाँ के जो थे आम भी, उन्होंने क्या किया था, इसके सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, मतलब किसी भी तरह का सिकंदर से कोई भी युद्ध नहीं किया था। लेकिन एक और भी सीमांत प्रांत था भारत में ही जिसका नाम था अस्बक, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर युद्ध में जो इसके सिकंदर के साथ जो युद्ध हुआ था तो वहाँ पर जो अस्बक राज्य था इसके लगभग सभी पुरुषों की मृत्यु हो गई थी, मौत के घाट उतार दिया था। और इसके बाद फिर यहाँ की स्त्रियों ने इन लोगों से लोहा लिया था, और उसी के चलते बताया जाता है कि इसी युद्ध में सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया गया था सिकंदर की सेना के द्वारा। ठीक है, तो ये कौन सा था, अस्बक नाम का एक प्रांत था जहाँ की सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतार देने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसके बाद आगे चलकर सिकंदर ने आगे का रुख किया, और इसने जो झेलम और चेनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र, मतलब पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण किया। और यहाँ पे उस समय जो शासक था
वो कौन था? पोरस। पोरस के साथ इसने युद्ध किया था और इस युद्ध में भी सिकंदर की ही जीत हुई थी और इसी युद्ध को हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सिकंदर लगातार 326 ईसा पूर्व से आगे चल के आगे लगातार भारत पर विजय करते चला जा रहा था। लेकिन जब ये ब्यास नदी के तट पर इसकी सेना पहुंची थी, जो सेना सिकंदर की ब्यास नदी के तट पर पहुंची थी, तो इसकी सेना ने आगे जाने के लिए मना कर दिया और यहीं से इसने अपने जो विजित प्रदेश थे, विजित प्रदेश में जैसे अब तक्षशिला, जिसको जो है जो यहाँ के शासक आम्बी था, खुद से आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद असबक और इसके बाद हमने देखा था जो पंजाब क्षेत्र था झेलम और चेनाब के बीच, इन सभी जगहों को उसने अपने जो एक सेनापति सेलुकस निकेटर था उसको वो सौंप गया और अपने आप से खुद से 325 ईसा पूर्व से भारत से लौट गया था। ठीक है, तो ये तो सिकंदर से के आक्रमण से संबंधित कुछ ओवरव्यू रहा। और देखिए सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना भी की थी अपने आक्रमण के क्रम में, और जिसमें एक था बऊ केफला नामक नगर, और बऊ केफला इसके घोड़े का नाम था, तो इसने अपने घोड़े के नाम पर ही क्या किया था, एक नगर बनाया था। ठीक है, और एक था निकैया नाम का नगर, तो इसको भी इसने अपने विजय प्राप्त करने की उपलक्ष्य में इसको बसाया था। और आगे चलकर ऐसा माना जाता है कि जब ये यहाँ से वापस चला गया था तो 323 ईसा पूर्व लगभग 33 वर्ष की आयु में इसकी बेबीलोन नामक जगह पर मृत्यु हो गई थी। और इसके साथ साथ देखिए भारत में सिकंदर के साथ कई लेखक भी आए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें नियार्कस था, अरिस्टोबुलस था, इसके बाद ऑनिसिक्रिटस थे। तो इन लेखकों ने क्या किया, इसी समय के भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था और इन सभी के लेखन को आगे काफ़ी प्रामाणिकता प्राप्त होती रही। उनसे हमको इस समय के भारत के बारे में और इसके सिकंदर के युद्ध के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने सिकंदर के भारत पर आक्रमण से संबंधित कुछ तथ्यों पर गौर किया। अब चलिए देख लेते हैं कि आखिर सिकंदर ने जितने भी अभियान भारतीय क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में किए थे, वो कैसे सभी सफल होते गए, मतलब उसका भारतीय उपमहाद्वीप में विजित होने के पीछे कौन कौन से कारण थे उस पर नज़र डाले थे। देखिए, तो सबसे बड़ा कारण यही था, जो सिकंदर की सेना थी वो काफ़ी शक्तिशाली मानी जाती थी उस समय काल के हिसाब से, है ना। तो इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि इसी कारण जो वो लोग सफल रहे थे, जो भी युद्ध उन्होंने भारत के खिलाफ किए थे भारतीय उपमहाद्वीप में, उसमें वो युद्ध रहे थे, सफल रहे थे। इसमें जो उनके पास घोड़े की काफ़ी बहुलता थी, मतलब घोड़ों का अच्छे से युद्ध में उपयोग किया जाता था सिकंदर की सेना द्वारा। इसके साथ ही साथ उस समय भारत में किसी भी प्रकार की केंद्रीय सत्ता का भी अभाव था, मतलब जो उत्तर पश्चिमी प्रांत थे भारत के, उसमें क्या था कि छोटे छोटे शासक वर्ग थे और उन शासकों में भी आपस में क्या रहता था, आपस में मतभेद बना रहता था, मतलब किसी प्रकार की केंद्रीय सत्ता नहीं थी, जिसके कारण उसको इन परिस्थितियों का सिकंदर को फायदा मिला था। इसके साथ साथ ऐसा भी था, जैसे कुछ शासक, जैसे हमने लोगों ने आम्भी के बारे में ही पढ़ा था, तक्षशिला का शासक था, तो उसने क्या किया था, बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। तो ऐसा भी है कि कई शासक ऐसे भी रहे जिन्होंने किसी प्रकार का युद्ध ही नहीं किया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस प्रकार के शासकों के कारण भी कहीं ना कहीं सिकंदर को और हौसला बढ़ा और वो आगे अपने जो विजय रथ था उसका आगे बढ़ता गया। अब चलिए देख लेते हैं कि जो उसने आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर, उसके क्या क्या प्रभाव हुए थे, क्या क्या प्रभाव भारत पर देखे गए। तो सबसे पहला देखो यही प्रभाव हुआ कि इससे जो प्राचीन यूरोप और भारत दोनों के बीच की जो दूरियां थी उनमें कमी आई, क्योंकि ये तो यूरोप के क्षेत्र से ही भारत तक आया था, उसने भारत तक का सफ़र, यूरोप से लेकर भारत तक का सफ़र किया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ भारत और यूनान के बीच कई अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिला आगे चलकर। और फिर जब ये युद्ध हो गया था, इसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय शासकों का भी अपनी कमजोरियों के प्रति ध्यान गया और इसी के क्रम में अब जो छोटे छोटे राज्य थे भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, उनका एकीकरण भी होना शुरू हो गया, है ना। और इसके साथ साथ सिकंदर के अभियान के कारण क्या हुआ, कई प्रकार के स्थल और जल मार्ग भी खुले, जिससे व्यापार वाणिज्य को आगे चलकर बढ़ावा मिला। और भारत में गांधार शैली का भी विकास हुआ, क्योंकि गांधार शैली पर किसका परिणाम देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं यूनानी प्रभाव अधिकतर देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में गांधार शैली के भी विकास को बढ़ावा मिला था और भारत ने यूनानियों से ही छत्र प्रणाली या मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था। और उलूक जो शैली के सिक्के थे वो इसी के परिणाम थे, इसी के परिणाम थे, मतलब सिकंदर के आक्रमण के ही परिणाम थे। तो इसमें हमने ये सब का प्रभाव देखे थे कि भारत पर कौन कौन से प्रभाव पड़े थे सिकंदर के आक्रमण के बाद। अब चलिए हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए, जो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध था। ये अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण और अपने प्रभावशाली शासकों के कारण कालांतर में क्या हुआ, इसका प्रभाव लगातार। मगध की राजधानी सबसे पहले गिरिवरस थी और आगे चलकर राजगृह इसकी राजधानी बनी और फिर कालांतर में पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी बनाया गया।
तो देखिए मगध के साम्राज्य के तहत 3 प्रमुख वंश हुए थे, जिनमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का नाम आता है। मतलब इन 3 वंशों के तहत इसका मगध का उत्कर्ष देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो हर्यक वंश हैं, हर्यक वंश के सबसे पहले शासक बिंबिसार ने ही 544 ईस्वी में इस सबसे पहले शासक बने और इनको ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। किसको? बिंबिसार को। ठीक है। और इन्होंने अपने जो इसका विस्तार किया था मगध के विस्तार में इन्होंने कई नीतियों का अनुसरण किया, जिसमें युद्ध की नीति के साथ साथ इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंध भी बनाने शुरू किए। तो इन संबंधों के कारण इनको काफ़ी फायदा हुआ और आगे चलकर बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई थी। और अजातशत्रु जैन मतानुयायी था, मतलब ये जैन धर्म का अनुसरण करता था और इसने भी लिच्छवियों से युद्ध किया था। तो हम देख रहे हैं कि मगध साम्राज्य के से संबंधित जितने भी शासक वर्ग हैं, इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए तरह तरह की नीतियों का अनुसरण किया। इसी के चलते क्या हुआ, मगध एक काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मगध का उदय हुआ था आगे चलकर। और इसके बाद जो इसके अगले शासक उदयन थे, उदयन ने ही पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये हर्यक वंश के 3 इंपॉर्टेंट शासक थे, जिसमें सबसे पहले बिंबिसार थे, दूसरे अजातशत्रु और तीसरे उदयन। इसके बाद भी इसके उत्तराधिकारी भी रहे थे आगे भी चल के, लेकिन आगे चलकर इसके लास्ट उत्तराधिकारी जिनका नाम था नागदशक, इसी को नागदशक को किसने, शिशुनाग ने आगे चलकर हराया था और फिर यहाँ पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी 412 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो 412 ईसा पूर्व में यहाँ पे शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई थी, जिसमें जो सबसे पहला शासक था इसका शिशुनाग ही था और इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर लिया था, उसे मगध में मिलाया था। और आगे चलकर जो इसका अगला महत्वपूर्ण शासक हुआ था उसको कालाशोक कहा जाता है। कालाशोक ने भी, जिसको दिव्यावदान में इसका नाम काकबड़ भी मिलता है। और हर्षचरित के अनुसार, जिसको किसने लिखा था, बाणभट्ट ने, इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि पाटलिपुत्र में घूमते समय इसको कालाशोक को महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी थी। इसकी के बाद यहाँ पे नंद वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो इसका जो अंतिम यहाँ का जो वंश माना जाता है वो क्या था, नंद वंश, जिसमें पहले इसके शासक कौन से थे, महापद्म नंद, और दूसरे शासक थे घनानंद। और ये घनानंद ही सिकंदर के समकालीन थे, मतलब इन्हीं के काल में ही सिकंदर ने यहाँ पे भारत में युद्ध भी किया था। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो देखिए जो अंतिम शासक था नंद वंश का घनानंद, क्या हुआ था, एक बार चाणक्य की घनानंद द्वारा क्या की गई थी, बेइज्जती की गई थी, उनका अपमान किया गया था। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए इस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस सत्ता को उखाड़ फेंका और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस चाणक्य की हेल्प से धनानंद को क्या किया गया था, धनानंद को पराजित किया और इसी के साथ यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। और मौर्यों के अंतर्गत ही मगध साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा था। आगे चलकर मौर्य शासकों के अंतर्गत ही मगध साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था। तो चलिए देख लेते हैं कि हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके जानकारी के स्रोतों को 3 पार्ट में बांट लिया गया है। जैसे इसमें विदेशी विवरण से भी जानकारी मिलती है, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी ऐसे हैं जिनसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ कुछ साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। जैसे विदेशी विवरण में स्ट्रैबो, मेगस्थनी, जो कर्टियस जैसे लेखक हैं, इनके द्वारा जो कुछ जो लेखन किया गया था उस समय, उसके आधार पर भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्यों में जैसे अशोक के अभिलेख या फिर काली पॉलिस वाले जो मृदभांड मिले हैं या फिर जूनागढ़ अभिलेख, और इसके साथ साथ जो उस समय मुद्राएं प्रचलन में थी, इन सभी के द्वारा उसके शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य के तहत जैसे चाणक्य अर्थशास्त्र के द्वारा, इसके साथ साथ मुद्रा राक्षस के द्वारा और पुराण के द्वारा एवं बौद्ध जैन ग्रंथों के द्वारा इसके शासन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये सब इसके शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक और इसके संस्थापक भी थे। मतलब इन्हीं ने इस मौर्य वंश की नींव रखी थी। घनानंद की हत्या करके इन्हीं ने ही इस वंश की नींव रखी थी। और ऐसा माना जाता है कि ये जैन मत में विश्वास रखते थे और इनके समय काल में जो इनका शासन था, तो साम्राज्य काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि इनका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। तो समझ रहे हैं कितने विस्तृत क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। और इस समय पूरे भारत में एक केंद्रीयकृत सत्ता के रूप में इस साम्राज्य को देखा जाता है, क्योंकि इसके तहत क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य के तहत पूरे भारत के राजनीतिक शक्ति का एकीकरण देखने को मिलता है हमको। पूरा भारत एक केंद्रीयकृत शक्ति के तहत आ गया था। ठीक है। और
इसके आगे चलकर क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेलुकस निकेटर, ये किसका सेनापति था, सिकंदर का। तो सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच आगे चलकर युद्ध होता है और इस युद्ध में सेलुकस निकेटर पराजित होता है। और इसके बाद फिर सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और ऐसा साक्ष्य हमको कहाँ से ही मिलता है, एपियानस नामक लेख से हमको ये साक्ष्य मिलता है। ठीक है। और इसके बाद सेलुकस ने अपने राजदूत के रूप में मेगस्थनीज को इनके दरबार में भेजा था और मेगस्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिससे हमको इस शासन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है। और देखिए कुछ अभिलेख भी ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनसे तरह तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जैसे एक महास्थान अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय हासिल की थी। इसी के साथ साथ रुद्र दामन के गिरनार अभिलेख से ऐसा हमको जानकारी प्राप्त होती है ऐसी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था। और इस प्रदेश में पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य का ही एक चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, उसने क्या किया था, सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया था। ठीक है। तो हमको नए नए जो इसके कुछ अभिलेख थे, तो उस अभिलेखों से हमको इनके शासन के और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ ही आगे चलकर ऐसा माना जाता है 298 ईसा पूर्व में इन्होंने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया और इसी प्रथा को क्या कहते हैं, संलेखना या संथारा कहा जाता है, क्योंकि ये जैन मत में अपना विश्वास रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के रूप में फिर आगे चलकर बिंदुसार 298 ईसा पूर्व लगभग गद्दी पर बैठा था, मगध की गद्दी पर, और इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, मतलब ऐसा व्यक्ति जो शत्रुओं का नाश करता है उसको अमित्रघात कहा जाता है। और आगे चलकर सीरिया के शासक थे एक एंटियोकस द्वारा इनके दरबार में एक डायमेकस नामक एक राजदूत को भेजा गया था। और उस राजदूत के भेजने के साथ ही साथ एक पत्राचार का भी पता चलता है, जिसमें पता चलता है कि बिंदुसार ने उस सीरिया के शासक से 3 चीज़ों की मांग की थी। और देखिए इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में। और 3 चीज़ें कौन कौन सी थी, उसमें सबसे पहली चीज़ थी सूखे अंजीर, और दूसरा अंगूरी मदिरा, और एक दार्शनिक। तो इसमें कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सीरिया के शासक ने जो पहली 2 चीज़ें थी, मतलब सूखे अंजीर और अंगूरी मदिरा, इन दोनों की मांगे तो मान ली थी उस शासक मतलब बिंदुसार की, लेकिन जो दार्शनिक मांगे जाने की जो बात थी इसको नहीं माना था। ठीक है। और एक मिस्र के शासक थे टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर बिंदुसार के दरबार में डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है। और दिव्या बदान से ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि इसके दरबार में एक पिंगल वत्स नामक आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष था, पिंगल वत्स, वो निवास करता था। तो ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे बिंदुसार से संबंधित। अब चलिए इसके अगले शासक अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इनका जो वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था वो लगभग 269 ईसा पूर्व हुआ था। और अशोक का नाम, मतलब अशोक जो नाम है इनका, वो कई अभिलेखों से मिलता है, जिनमें मास्की, गुर्जरा, उदय गोलम प्रमुख है। मतलब इन सब अभिलेखों से ऐसा मिलता है कि इनका नाम अशोक है। और इसके साथ ही साथ देवनाय पियदसी नामक उपाधि भी इनने धारण की थी, मतलब इनको देवनाम पियदसी भी, मतलब देवों का प्यारा भी कहा जाता था, ये उपाधि भी इनको प्रदान की गई थी। और मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य भी कहा है। ठीक है। और आगे चलकर इन्होंने अपने शासन के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर युद्ध किया था। और इस युद्ध के बारे में जानकारी हमको इनके 13वें अभिलेख से मिलती है। और इस युद्ध में माना जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था, और इसी के बाद इन्होंने युद्ध में नरसंहार करने की नीति को त्याग दिया था। इसी प्रकार से कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी से ऐसा साक्ष्य मिलता है कि इनका शासन कश्मीर पर भी था, मतलब इनका जो शासन था वो कश्मीर तक विस्तृत था। ठीक है। और ये इनके अगर धार्मिक जीवन की बात की जाए अशोक की, तो ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन आगे चलकर जब इन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म में अपना वो कर लिया था, अनुसरण कर लिया था, मतलब ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। और राजतरंगिणी में बताया गया था कि अशोक जो हैं वो शैव धर्म के अनुयायी हैं। और अशोक ने ही बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था।
इनका क्या क्या नाम था? इनमें लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी नाम था। ठीक है, मतलब इन चारों गुफाओं को बराबर की पहाड़ियों पर इन्होंने आजीवक संप्रदाय, आजीवक लोगों के लिए बनवाया था। और आगे देखिए आगे चलकर क्या हुआ, जब से इन्होंने उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उसी के साथ साथ इन पे बौद्ध धर्म का इतना प्रभाव हुआ था कि इन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेश में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत से धर्म प्रचारकों को भेजा था, क्योंकि ये बहुत बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए थे अशोक, जिसमें इन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और इसके साथ साथ इन्होंने महादेव को महेश मंडल भेजा था, मतलब आज के जो मैसूर क्षेत्र है वहाँ पे भेजा था। इसी साथ साथ इन्होंने महारक्षित को यवन देश भेजा था, और मज्जिम नामक धर्म प्रचारक को इन्होंने हिमालयवर्ती देश भेजा था। तो इन्होंने बहुत से धर्म प्रचारकों को भी देश के साथ साथ विदेशों में भी भेजना शुरू किया था, क्योंकि इन्होंने फिर बौद्ध धर्म को उसकी शिक्षाओं से ये सोचा कि इसको ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी इसका प्रचार किया जाए। और इसी प्रकार से अशोक ने अपने धम्म के विचारों के प्रसार के लिए भी कई जगह दूतों को भेजा था। और ये अशोक का धम्म क्या था? धम्म से तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक संहिता से थी जिसका उद्देश्य था कि लोगों के जन कल्याण को और भी बढ़ावा दिया जा सके, मतलब जन कल्याण से प्रेरित एक संहिता, नैतिक संहिता को ही अशोक के धम्म के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसी धम्म के विचार को उन्होंने प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका कई देशों में अपने दूत भेजे थे। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ साथ अपने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए भी कई जगह दूत भेजे थे। और देखिए उस समय क्या हुआ, अशोक के शासनकाल में बहुत से अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए थे अशोक द्वारा। तो उस अभिलेखों में कुछ अभिलेखों पर हम नज़र डाल लेते हैं। और ये अभिलेख 3 तरह के होते थे, जिसमें एक शिलालेख जो शिलाओं पर लिखे जाते थे, स्तंभ लेख स्तंभों पर जो लिखे जाते थे, गुहा लेख जो गुफाओं में उत्कीर्ण किए जाते थे। और अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं उनकी संख्या 14 है। ठीक है, तो चलिए तो अशोक के कुछ शिलालेखों पर नज़र डाल लेते हैं कि वो शिलालेख कौन कौन से थे और वो कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। और देखिए शिलालेखों से एक चीज़ और भी है, जो जगह जगह शिलालेख प्राप्त हुए इनसे ये भी पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य वास्तव में कहाँ से कहाँ तक विस्तारित था। तो देखिए इसमें जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा नाम के जो इसके अभिलेख जो थे अशोक के, वो शाहबाजगढ़ी कहाँ वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर से प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ साथ जो मानसेहरा है वो कहाँ वर्तमान में पाकिस्तान के हजारा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये दोनों ही अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए। इसी के साथ साथ जो धौली नाम का जो अभिलेख है वो कहाँ से, पूरी उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से गिरनार जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है, जूनागढ़ गुजरात से। और कालसी जो अशोक का शिलालेख है वो देहरादून से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ साथ मास्की कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, गुर्जरा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से एक सासाराम बिहार से भी प्राप्त हुआ है अभिलेख, शिलालेख इनका। और इसी के साथ साथ एर्रडगुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश से भी प्राप्त हुआ है, और कर्नाटक से भी प्राप्त हुआ है सन्नति नाम का। तो हम कह सकते हैं कि जगह जगह से इनके जो अभिलेख जो प्राप्त हो रहे हैं कहीं ना कहीं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हो रहे हैं। और अशोक का जो साम्राज्य था भारत वर्तमान में अफगानिस्तान से लेके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक विस्तृत था, मतलब काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और जो इनके 2 अभिलेखों को छोड़कर और सभी जो भी अभिलेख हैं उनकी लिपि सभी की ब्राह्मी थी, जिसके और 2 अभिलेख जो शाहबाजगढ़ी जो मानसेरा नामक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं शिलालेख, उनकी लिपि क्या है, उनकी लिपि खरोष्टी है। और खरोष्टी लिपि को दाहिने से बाएं ओर लिखा जाता है। ठीक है, और देखिए अशोक के कुछ लघु शिलालेख के साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण 14 जो बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इनमें जो सबसे, और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बात जो शिलालेख है, जो 14 के 14 शिलालेख हैं उनकी विषय वस्तु क्या है ना। तो चलिए इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो इनकी जो सबसे पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, और इसमें दूसरी शिलालेख में पशु चिकित्सा की बात की गई है। इनके तीसरे शिलालेख में कहा गया है कि जो राजकीय अधिकारी हैं वो हर 5वें वर्ष क्या करें, दौरा किया करें, राज्य का दौरा करें। इनके चौथे शिलालेख में धम्म का उद्देश्य, जो इनका धम्म का जो विचार था उसको ने चौथे शिलालेख में वर्णित किया है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के प्रावधान है। इसी के साथ साथ इनका जो छठा शिलालेख है उसमें कहा गया है कि आम जनता है वो किसी भी समय राजा से मिल सकती है, मतलब राजा को हमेशा आम जनता से मिलते रहना चाहिए। इसके 7वें शिलालेख में कहा कि सहिष्णुता की बात की गई है। इसी के साथ साथ इसके 8वें शिलालेख में धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वें शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की गई है। और इसके 10वें शिलालेख में कहा गया है कि राजा और जो उच्च अधिकारी वो हमेशा ही प्रजा के हित में सोचें,
मतलब वो जो भी कार्य करें वो प्रजा के हित और लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होने चाहिए। इसी के साथ साथ जो उनका 11वें अभिलेख है उसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है और 12वें अभिलेख में सर्वधर्म समभाव की बात की गई, मतलब सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों को आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। और इनके 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। और इनके 14वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने की अनुमति है, मतलब जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए इसमें क्या किया गया है, प्रेरित किया गया है, ठीक है। तो ये तो अशोक के कुछ लघु शिलालेख और बृहत शिलालेख की हम लोगों ने चर्चा की। अब इसके बचे हुए पार्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।